Hello students, this is Anil Chilana welcomes you in the online classes of social science. In the previous video we learned about the Jacobin clubs and the directory rules. In this video we are going to learn about our next topic, that is, did women have a revolution? क्या औरतों ने भी revolution किया, क्रांति की? Let's start. From the very beginning, women were active participants in the events which brought about so many important changes in French society. They hoped that their involvement would pressurize the revolutionary government to introduce measures to improve their lives. Most women of the third estate had to work for a living. यानी कि शुरुआत में क्या हुआ था कि ये जो औरतें थी वो इन इवेंट्स में एक्टिव रोल अदा कर रही थी, और जिसके कारण वो क्या चाहती थी कि फ्रेंच समाज के अंदर उनके मतलब जीवन के अंदर महत्वपूर्ण सुधार आए। उन्हें उम्मीद थी कि ये जो इन्वॉल्वमेंट है, कि ये जो औरतों का इन जो रेवोल्यूशंस हैं, इन रेवोल्यूशंस के अंदर औरतों की जो भागीदारी है, यानी इनका जो पार्टिसिपेशन है, वो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट के ऊपर को प्रेशराइज करेगा कि वो इनके जीवन में सुधार करने के लिए, यानी इनकी लाइफ्स को इम्प्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ कदम जरूर उठाएंगे। तो अधिकतर जो औरतें थी थर्ड स्टेट की, उस समय उनको अपनी आजीविका कमानी पड़ती थी, और दी किस तरह का काम करती थी? धोबी का काम करती थी। दे सोल्ड फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एट द मार्केट और वर एम्प्लॉयड एज डोमेस्टिक सर्वेंट्स इन द हाउसेज ऑफ प्रॉस्पेरियस पीपल। यानी कि वो फूल बेचने का काम, फल बेचने का, सब्जियां बेचकर बाजार के अंदर अपना पालन पोषण करते थे, अपने परिवार को चलाती थी। या फिर वो जो अमीर लोगों के जो घर होते थे, उनके घरों में वो नौकर का काम भी करती थी। मोस्ट वुमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग। अधिकतर औरतों के पास उस समय ना तो कोई एजुकेशन थी, शिक्षा थी, ना ही कोई किसी जॉब की ट्रेनिंग थी। केवल ओनली डॉटर्स ऑफ नोबल्स और वेल्दियर मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट कुड स्टडी एट ए कॉन्वेंट। केवल जो नोबल्स की बेटियां होती थी, या जो थर्ड स्टेट के जो वेल्दियर पीपल होते थे, यानी जो वेल्दियर मेंबर्स होते थे, पैसे वाले जो मेंबर्स होते थे थर्ड स्टेट के, केवल उनकी बेटियां ही कॉन्वेंट में पढ़ सकती थी, और उसके बाद उनके परिवार वाले जो थे उनकी शादी का प्रबंध कर देते थे। वर्किंग वुमेन हैड आल्सो टू केयर फॉर देयर फैमिलीज। जो काम करने वाली औरत होती थी, यानी जो लिविंग भी कमा रही है, उसके साथ साथ उसे अपने परिवार की भी देख रेख करनी होती थी, अपने परिवार का भी देखभाल करनी होती थी। जैसे कि कुक खाना पकाना, टू फेच वाटर पानी लेकर आना, टू क्यू अप फॉर ब्रेड यानी कि ब्रेड के लिए लंबी लंबी कतारों में, लाइनों में खड़े रहना, एंड लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन, और अपने बच्चों की देखरेख करने का जिम्मा भी इन औरतों के ऊपर होता था। हालांकि देयर वेजेस वर वेरी लोअर देन दोज ऑफ मैन। इनकी जो वेजेस मिलती थी जो इनको, वो पुरुषों से काफ़ी कम होती थी। इन ऑर्डर टू डिस्कस द वॉइस देयर इंटरेस्ट, वुमेन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब्स एंड न्यूज़पेपर्स। जब उन्होंने देखा कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, असमानता हो रही है, दे आर also suffering from inequality, political inequality, socially inequality, and economically inequality, then they started raising their voice, or to raise their voice they started establishing their own political club and newspapers। तो उन्होंने अपने राजनीतिक क्लब और न्यूज़पेपर्स खोलने शुरू कर दिए। About 60 वुमेन्स क्लब came up in different French cities। लगभग 60 के करीब जो है औरतों के क्लब जो है फ्रेंच की अलग अलग शहरों में खुले। द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड जो रिपब्लिकन वुमेन थी, इट वाज द मोस्ट फेमस ऑफ देम, उनमें से सबसे फेमस था। और वन ऑफ देयर क्या डिमांड क्या थी, मेन जो बात है ये क्या चाहती थी, वन ऑफ देयर मेन डिमांड्स वाज द वुमेन एंजॉय द सेम पॉलिटिकल राइट्स एज मैन। यानी कि औरतों को भी वही अधिकार, राजनीतिक अधिकार मिले जो पुरुषों के थे। तो औरतें क्या चाहती थी, पुरुषों के समान उनको राजनीतिक अधिकार मिले। और वुमेन वर डिसअपॉइंटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 रिड्यूस देम टू पैसिव सिटीजन। औरतें इसलिए निराश थी कि जब संविधान बनाया गया 1791 का, उसमें उनको सिर्फ पैसिव सिटीजन ही बनाकर छोड़ दिया गया था। दे डिड नॉट हैव राइट टू वोट, उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था। दे वर ओनली द पैसिव सिटीजन्स ऑफ द सोसाइटी। दे डिमांडेड दैट राइट टू वोट टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली एंड टू होल्ड पोलिटिकल ऑफिस। ये भी उनके अधिकार होने चाहिए। उन्होंने मांग रखी कि उन्हें भी वोट देने का अधिकार, चुने जाने का अधिकार, और राजनीतिक ऑफिस बनाने का अधिकार होना चाहिए। ओनली देन दे फेल्ट वुड देयर इंटरेस्ट ऑफ बी रिप्रेजेंटेड इन द न्यू गवर्नमेंट। वो
उन्होंने महसूस किया कि कभी अगर उनको भी वोट देने का अधिकार होगा, अपनी राजनीतिक ऑफिस बनाने का अधिकार होगा या चुने जाने का अधिकार होगा, तभी वो अपनी गवर्नमेंट में अपना स्थान या अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकेंगी या अपनी औरतों को रिप्रेजेंट कर सकेंगी। इन द अर्ली ईयर्स द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट डिड इंट्रोड्यूस लॉज दैट हेल्प्ड इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ वुमेन। तो शुरुआती जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी, शुरुआती वर्षों में तो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने उन्होंने कुछ ऐसे कदम उठाए, ऐसे कानून बनाए जिससे औरतों के जीवन में सुधार हुआ। टुगेदर विद द क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल्स बनाने के साथ साथ स्कूलिंग वाज मेड कंपलसरी फॉर ऑल गर्ल्स। जो स्कूलिंग थी वो सब लड़कियों के लिए कंपलसरी कर दी। देयर फादर्स कुड नो लॉन्गर फोर्स देम इनटू मैरिज अगेंस्ट देयर विल। अब उनके जो फादर थे उनकी इच्छा के विरुद्ध उनकी शादी नहीं कर सकते थे, यानी जल्दी शादी नहीं कर सकते थे उनकी। मैरिज वाज आल्सो वाज मेड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ। यानी कि जो मैरिज भी थी उसे क्या कर दिया गया था, एक कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता था और जिसे रजिस्टर्ड करना पड़ता था सिविल लॉ के अंडर। तो डाइवर्स को भी क्या कर दिया गया, डाइवर्स वाज आल्सो मेड लीगल एंड कुड बी अप्लाइड बाय बोथ वुमेन एंड मैन। चाहे औरत चाहे तो अगर औरत डाइवोर्स चाहती है तो वो भी अप्लाई कर सकती है, और अगर पुरुष डाइवोर्स चाहता है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। तो दोनों के ये अधिकार दे दिए गए थे। वुमेन को नाउ ट्रेन फॉर जॉब्स, अब औरतों को जॉब्स के लिए भी ट्रेन किया जा सकता था। एंड दे कुड बिकम आर्टिसंस एंड रन स्मॉल बिजनेस, और क्या कर सकती थी, छोटे छोटे बिजनेस चला सकती थी। तो इस तरह से वुमेन्स का जो मूवमेंट था वोटिंग राइट्स के लिए और इक्वल वेजेस के लिए वो लगातार चलता रहा नेक्स्ट 200 ईयर्स तक इन मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। द फाइट फॉर द वोट वाज कैरिड आउट थ्रू एन इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट के द्वारा चलता रहा लेट 19th सेंचुरी तक एंड अर्ली 20th सेंचुरी। यानी कि ये जो हमने एग्जाम्पल लिया पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का फ्रेंच वुमेन का ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन ईयर्स वाज केप्ट लाइव एंड इंस्पायरिंग मेमोरी। एंड फाइनली क्या हुआ कि 1946 में वुमेन इन फ्रांस वॉन द राइट टू वोट। तो फाइनली क्या हुआ, 1946 में औरतों को भी फ्रांस के अंदर वोट देने का अधिकार मिल गया। अब हम आगे पढ़ेंगे कि नेक्स्ट क्या हुआ था, किस तरह से एबोलिशंस हुआ था और स्लेवरी का, यानी कि जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एबोलिशंस ऑफ स्लेवरी। याद रखो कि एक ट्रेंगुलर स्लेव हुआ करता था उसमें। वन ऑफ द मोस्ट रेवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म्स ऑफ द जैकोबिन रिजाइम वाज द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी इन द फ्रेंच कॉलोनीज। सबसे बड़ा सुधार क्या हुआ था, इस सामाजिक सुधार जो हुआ था जैकोबिन रिजाइम के अंदर, वो था कि स्लेवरी यानी गुलामी यानी दास्ता, ये जो गुलाम बनाकर रखते थे मजदूर लोगों को, उसे ख़त्म कर दिया गया फ्रेंच कॉलोनीज के अंदर। कब, जैकोबिन रिजाइम में। क्योंकि जो जैकोबिन रिजाइम के जो सदस्य थे अधिकतर वो थर्ड स्टेट से बिलोंग करने वाले थे, जो पुअर फार्मर्स थे, पुअर पीरेंट्स लोग थे, या जो पुअर लेबरर्स थे वो थर्ड स्टेट से बिलोंग करने वाले थे। तो इसमें स्लेवरी में उनको ही नुकसान था। तो इसलिए इसको उन्होंने आवाज़ उठाई कि जैकोबिन रिजाइम के टाइम में कि स्लेवरी को ख़त्म किया जाना चाहिए। तो ये स्लेवरी ख़त्म कर दी गई। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि ये स्लेवरी क्यों होती थी, किन के बीच में होती थी, किस तरह का ट्रेंगुलर स्लेव हुआ करता था और दोबारा इसको किसने री इंट्रोड्यूस किया था, उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कॉलोनीज़ की जो कैरिबियन की थी और किस तरह से इम्पोर्टेंट सप्लाईज करती थी ये कॉमोडिटीज सच एज तंबाकू, इंडिगो, शुगर और कॉफ़ी। देखिए, अफ्रीका से यूरोप क्या करता था, स्लेव परचेज किया करता था। यहाँ से आप देखेंगे क्या करता था, जो यूरोप था वो स्लेव परचेज करता था किससे, अफ्रीका से। अफ्रीका से स्लेव परचेज करके वो यूरोप क्या करता था, यूरोपियन की अपनी अपनी कॉलोनीज इस्टेब्लिश की गई थी, फ्रेंच कॉलोनीज यानी इन्होंने हर जगह फ्रेंच कॉलोनीज बना रखी थी जहाँ जैसा वातावरण होता था, क्लाइमेट होता था, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग फसलें जो है प्रोड्यूस की जाती थी। तो जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया कि जो कॉमोडिटीज़ थी तंबाकू, इंडिगो और शुगर और कॉफ़ी, इसके जो सप्लायर्स थे वो यूएसए में थे। तो यानी कि इन्होंने अपने जो क्लोनर्स बैठा रखे थे वो यूएसए में थे। यूएसए में प्लांटेशंस होता था किन चीज़ों का, तंबाकू का, इंडिगो, शुगर और कॉफ़ी का। तो यहाँ पर इनको किसकी ज़रूरत थी, या दे वर नॉट एक्सपर्ट, ये एक्सपर्ट नहीं थे जो यूरोप के लोग थे, और दे वर नॉट विलिंग टू डू एज वर्कर्स, वर्क कैसे करने, वर्कर्स के रूप में नहीं करना चाहते। तो ये जो स्लेव थे यूरोप अफ्रीका से खरीदता था और यूएसए को ये
इन स्लेव्स को बेच देता था। तो इस तरह से ये ट्रैंगुलर स्लेव ट्रेड था। ये ट्रैंगुलर स्लेव ट्रेड था, ये अपने फ़ायदे के लिए करता था फ्रांस। यूरोप अफ्रीका से स्लेव खरीद कर किसको सप्लाई कर देता था? यूएसए को। तो इस तरह से ये ट्रैंगुलर स्लेव था। यूरोप के किन जगह पर जो बॉर्डेक्स और नेंटेस थे, इस जगह पर ये पहले सेल को कर जाते थे अफ्रीकन कोस्ट से, और फिर ये क्या करते थे, ये आगे यूएसए को बेच देते थे। तो द स्लेव ट्रेड बिगेन इन 17th सेंचुरी। जो स्लेव ट्रेड था कब शुरू हुआ? 17th सेंचुरी के अंदर। कब? 17th सेंचुरी में, 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ। और इसके क्या रिजल्ट निकले? जो फ्रेंच मर्चेंट्स थे सेल्ड फ्रॉम द पोर्ट्स ऑफ बॉर्डेक्स और नेंटेस टू द अफ्रीकन कोस्ट। कहाँ से? जो बॉर्डेक्स और नेंटेस के जो पोर्ट्स थे वहाँ से ये अफ्रीकन कोस्ट की ओर जाते थे। वेयर दे बॉट स्लेव्स फ्रॉम द लोकल चिफ्टन्स, यानी जो वहाँ के लोकल मुखिया होते थे अफ्रीका के, वहाँ से ये स्लेव्स को खरीदते थे और फिर उन्हें कहाँ पर टाइटली उनको पैक करके शिप्स के अंदर 3 महीने की ये जो समुद्री यात्रा होती थी वहाँ से इनको अटलांटिक टू द कैरिबियन दे वर सोल्ड टू द प्लांटेशन ओनर्स। किसको बेच दिए जाते थे? जो प्लांटेशन ओनर्स होते थे वहाँ पर बेच दिए जाते थे इनको। जो एक्सप्लोरेशन था स्लेव का और स्लेव लेबर मेड इट पॉसिबल टू मीट द ग्रोइंग डिमांड इन यूरोपियन मार्केट्स फॉर शुगर। अब यहाँ से जो शुगर की जो डिमांड थी यूरोप के अंदर वो यहाँ से पूरी होती थी। कॉफ़ी की और इंडिगो की जो डिमांड थी वो यहाँ से पूरी होती थी। पोर्ट सिटीज लाइक बॉर्डेक्स एंड जो नेंटेस थे, और इनकी जो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी थी वो स्लेव ट्रेड के कारण बढ़ती जाती थी, क्योंकि ये यहाँ से खरीद कर अपना जो है माल का जो सप्लाई कर रहे थे। तो इस तरह से ये स्लेव ट्रेड के बारे में हमने पढ़ा, किस तरह से स्लेव ट्रेड होता था, किस तरह का ट्रैंगुलर जो स्लेव ट्रेड था, किस किस के बीच में, किस किस चीज़ के भी किन के बीच में होता था। यूरोप का अफ्रीका से परचेज करता था और सेल कर देता था यूएसए को। तो इस तरह से इसको हम क्या बोलते हैं? स्लेव ट्रेड। तो आगे बढ़ते हैं हम। स्लेव ट्रेड के बाद क्या होता है कि राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। नेक्स्ट टॉपिक जो है राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट, किस तरह से इसका उदय हुआ। इन 1804 नेपोलियन बोनापार्ट क्राउन्ड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस। जब उन्होंने, मैंने पीछे आपको बताया था जैकोबिन क्लब के टाइम में कि देखा कि वीकनेस थी, डायरेक्टरी के जो मेंबर्स थे दे क्लैश्ड विद ईच अदर, तो वो एक दूसरे के साथ लड़ते रहते थे। इस वीकनेस का, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का फ़ायदा उठाते हुए जो नेपोलियन बोनापार्ट थे 1804 में, उन्होंने अपने आप को फ्रांस का एम्परर घोषित कर दिया। एंड ही सेट आउट टू कॉन्क्योर नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज। उसने जो वो चाहता था कि यूरोप के जो कंट्रीज़ हैं, उनके जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, उनको भी, उन पर भी विजय प्राप्त करना चाहता था। ही वांटेड टू कॉन्क्योर देम दोज कंट्रीज़। तो उन कंट्रीज़ पर विजय प्राप्त करने के लिए वो क्या करता था? ही प्लेस मेंबर ऑफ हिज फैमिली इन द किंगडम। किंगडम में उसने अपनी मेंबर्स को किंगडम में बनाता गया, जहाँ जहाँ वो जिन जिन पर क्या करता गया, एक्सपेंशन करता गया जिन जिन कंट्रीज़ को। तो नेपोलियन सा हिज रोल एज ए मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। उसने अपने आप को यूरोप को मॉडर्नाइज करने का कहा कि मैं आई वांट टू मॉडर्नाइज द यूरोप, मैं यूरोप को मॉडर्नाइज करना चाहता हूँ। इसलिए उसने ही इंट्रोड्यूस्ड मैनी न्यू लॉज एज ए प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, और एक यूनिफॉर्म सिस्टम भी लेकर आए वो वेट्स एंड मेजर का, और एक क्या लेकर डेसिमल सिस्टम प्रोवाइड किया था इन्होंने। इनिशियली शुरुआत में मैंने सॉ नेपोलियन एज लाइब्रेटर। बहुत सारे लोगों ने नेपोलियन को एक लाइब्रेटर के रूप में देखा, हु वुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर द पीपल। लोगों को लगा कि वो उसको, उन लोगों को आज़ादी दिलाएगा, ये लाइब्रेटर है। बट सून द नेपोलियनिक आर्मीज केम टू बी व्यूड एवरीवेयर एज एन इन्वेडिंग फोर्स। लेकिन शीघ्र ही नेपोलियन की जो आर्मी थी हर जगह वो हमला करने वाली फोर्स के रूप में देखी जाने लगी। लेकिन क्या हुआ था? ही वॉज फाइनली डिफीटेड एट वाटरलू इन 1815, और 1815 में इसने ये वाटरलू के युद्ध में हार गया था। और इसी ने जो है क्या किया था, जो स्लेव ट्रेड था उसको री इंट्रोड्यूस किया था। ही वॉज द ग्रेट लीडर। ही स्टार्टेड एज ए सोल्जर, देन बिकेम कमांडर एंड लेटर डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज एम्परर। शुरुआत कैसे की थी इसने? अपने आप को इसने घोषित किया था, ग्रेट लीडर था ये। और उसके बाद ग्रेट लीडर के बाद ही स्टार्टेड एज ए सोल्जर्स के रूप में काम करना शुरू किया उसने। और उसके बाद ये बन गया, उसने अपने आप को एम्परर घोषित कर दिया। उसने कुछ गुड लॉज भी, उसकी कुछ पॉजिटिव बातें भी थी तो कुछ नेगेटिव बातें भी थी। गुड लॉज क्या था? प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी
इंट्रोड्यूस किया इसने, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इंट्रोड्यूस किया, पीपल सीन हिम एज लाइब्रेटर समझते थे, बट लेटर इन्वेडेड इंटायर यूरोप, पूरी यूरोप पर हमला किया इसने, एंड कॉन्क्योर्ड ऑलमोस्ट इंटायर यूरोप, और लगभग इसने पूरे यूरोप पर क्या कर लिया था, विजय प्राप्त कर ली थी। फाइनली डिफीटेड, लेकिन अंत में ये बैटल ऑफ वाटरलू में 1815 में हार गए थे। तो इस तरह से ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है, और इसने ही री इंट्रोड्यूस की थी स्लेवरी, जो है नेपोलियन बोनापार्ट ने इसने इंट्रोड्यूस की। अब हम पढ़ेंगे इसके कुछ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में पहले डिस्कस करते हैं। 1774 में क्या हुआ था, लुइस 16 बिकेम किंग। 1774 के अंदर लुइस 16 जो हैं वो राजा बनते हैं, एंड इन 1789 स्टेट जनरल मीटिंग नेशनल असेंबली फॉर्म्ड, बैसिल फोर्ट डिस्ट्रॉयड। तो 1789 की जो घटनाएं थी, क्या हुई, जो स्टेट जनरल की मीटिंग होती है और इसके साथ साथ नेशनल असेंबली फॉर्म कर ली जाती है, क्योंकि वो वहाँ से जब राजा जो है, किंग जो है, रिजेक्ट कर देता है, उनके जो व्यूज़ दिए जाते हैं उनके द्वारा, थर्ड स्टेट के लोगों के द्वारा, कि यहाँ पर 1 वोट 1 पर्सन 1 वोट और इक्वल 1 पर्सन को 1 वोट देने का अधिकार होना चाहिए। तो इसको राजा जो है रिजेक्ट कर देता है इस प्रपोजल को, तो वो क्या कर देते हैं, वहाँ से वॉकआउट कर देते हैं निराश होकर, और वो एक नेशनल असेंबली फॉर्म करते हैं 1789 में। और इसी दिन जो है 14 जुलाई जो 1789 का डे था, उस दिन क्या करते हैं, वो बैसिल फोर्ट को डिस्ट्रॉयड कर देते हैं। 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया जाता है, और 1792 में किंग को बिहेडेड कर दिया जाता है, उसे मौत की सज़ा दे दी जाती है राजाओं को, एंड फ्रांस जो है क्या बन जाता है, एक रिपब्लिक बन जाता है 1792 में। 1793 और 94, 1793 से लेकर 1794 का जो टाइम पीरियड है, दिस इज़ नोन एज द रेन ऑफ टेरर। और इसके बाद क्या होता है, ओवरथ्रो ऑफ जैकोबिन क्लब भी 1793 से 94 में होता है, और डायरेक्टरी रूल जो है फ्रांस में आता है, वो भी 1793 से 94 में आता है। तो उसके बाद 1804 में क्या होता है, नेपोलियन बोनापार्ट बिकेम एम्परर एंड अनेक्स्ड लार्ज पार्ट ऑफ यूरोप, उसने बड़े हिस्से को, यूरोप के बड़े हिस्से पर अपने हिस्से में कर लिया था, कब्जा कर लिया था। 1815 में क्या कर लिया, नेपोलियन डिफीटेड एट बैटल ऑफ वाटरलू। 1815 में नेपोलियन जो है बैटल ऑफ वाटरलू में हार जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच यू हैव टू राइट ऑन योर फेयर नोटबुक्स। लिसन केयरफुली, you have to write these important questions with their answers on your fair notebook. What are causes of French Revolution? French Revolutions के कारण क्या है? पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डिस्क्राइब द सोसाइटी ऑफ फ्रांस, फ्रांस की सोसाइटी को डिस्क्राइब करना है। थर्ड जो है, डिस्क्राइब द डेमोक्रेटिक राइट्स वी इंजॉय टुडे विच ऑर्गेनेटेड फ्रॉम फ्रांस या फ्रेंच रेवोल्यूशन। आपने डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में वर्णन करना है जो आज हम इंजॉय कर रहे हैं, जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से ऑर्डिनेट हुए थे। डिस्क्राइब द रेन ऑफ टेरर के बारे में बताना है, जो रॉबस्पियर, मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर का टाइम पीरियड था, शासन था, रूलर था वो, उस टाइम के बारे में आपने बताना है। फिफ्थ है, हाउ वुड यू एक्सप्लेन द राइज ऑफ नेपोलियन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपने अपनी फेयर नोटबुक पर लिख लेना है और इनको लर्न भी करना है। और मंडे को मैं आपको टेस्ट दूंगा, टेस्ट तैयार करेंगे, आपसे MCQ के ऊपर क्विज लिया जाएगा और साथ के साथ इसका रिजल्ट दिया जाएगा, और इस क्विज को अटेंड करना सभी के लिए कंपलसरी है। सो कीप इट इन योर माइंड दैट यू हैव टू अटेंड दिस क्विज ऑन मंडे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।